आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट में देश के राष्ट्रीय बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इस कदर बेइज्जती हुई। इस बेइज्जती के बाद क्या यह शख्स दिनेश कुमार खारा, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, क्या उन्हें एक भी मिनट अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? भारतीय जनता पार्टी ने अपने अहंकार के चलते हर संस्था को रौंद दिया है दोस्तों। और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह से एसबीआई बेइज्जत हुआ, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मगर हां, मामले में एक पेंच है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से धागे खोल दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 12 मार्च तक आप हमें जानकारी दीजिए। आपको हमें जानकारी देनी होगी कि किस औद्योगिक समूह ने कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, किस पॉलिटिकल पार्टी को पैसा मिला। मगर यहां पर एक पेंच है। वो पेंच क्या है और उसी के जरिए भाजपा को अपनी जीत दिखाई दे रही है, उसकी चर्चा कुछ देर बाद। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने किस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बखिया उधेड़ दी। खबर आपके स्क्रीन पर। चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका खारिज करते हुए 12 मार्च तक ब्यौरा देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चुनाव आयोग को 15 मार्च तक यह ब्यौरा पब्लिश करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर बड़ी टिप्पणी की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, हमने आपको डेटा मिलान के लिए नहीं कहा था, आप आदेश का पालन कीजिए। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, आपको सिर्फ डेटा सील कवर से निकालना है और भेजना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई से यह भी पूछा कि आपने पिछले 26 दिनों में क्या काम किया, कितना डेटा मिलान किया। मिलान के लिए समय मांगना सही नहीं है। हमने आपको ऐसा करने का निर्देश नहीं दिया। आखिरकार सारा ब्यौरा मुंबई मुख्य शाखा में भेजा जा चुका है। आपने अर्जी में कहा है कि एक साइलो से दूसरे साइलो में जानकारी का मिलान समय लेने वाली प्रक्रिया है। अब दोस्तों, इस फैसले में एक पेंच है और इससे यह पता नहीं चल पाएगा कि दरअसल यह भ्रष्टाचार हुआ है तो किस पैमाने पर हुआ है। और यह पेंच क्या है, मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों। अभी एक पेंच है, किसने चुनावी बॉन्ड खरीदा यानी पैसा दिया, और किस राजनीतिक दल को फायदा मिला यानी पैसा मिला, इसके मिलान की जरूरत नहीं है। अब समझिए इस मुद्दे को दोस्तों। भ्रष्टाचार आप कैसे साबित करेंगे? आप भ्रष्टाचार तब साबित करेंगे जब आपको यह पता चलेगा कि एक औद्योगिक समूह ने एक पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया और उसके बदले में उसने क्या फायदा पहुंचाया। अभी यह मिलान नहीं करने की जरूरत है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह दो जानकारियां देनी है। पहली जानकारी, किस औद्योगिक समूह ने कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, और दूसरी जानकारी, किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा मिला। इन दो जानकारियों को अगर मिलाया जाता तब पता चलता कि भाजपा सरकार ने किस औद्योगिक समूह को कितने पैसे मिलने की एवज में किस तरह का फायदा पहुंचाया। यह मामले का पेंच है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है दोस्तों। हालांकि इस मामले में जो वकील हैं प्रशांत भूषण, वो इसे एक बहुत बड़ी जीत मान रहे हैं। उनका क्या कहना है ये दोस्तों, आइए सुनते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपके पास 26 दिन थे, आपने क्या किया। इस वक्त हम आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं चलाएंगे, मगर अगर आपने जानकारी नहीं दी तो आप पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने आपके स्क्रीन पर? 26 दिन में क्या किया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, यहां तक कि आपके अक्सर पूछे जाने सवालों से भी संकेत मिलता है कि प्रत्येक खरीदारी के लिए आपके पास एक अलग केवाईसी होनी चाहिए, नो योर कस्टमर। इसीलिए जब भी कोई खरीदारी की जाती है तो केवाईसी यानी नो योर कस्टमर अनिवार्य जरूरी होता है। इस पर साल्वे ने कहा कि हमारे पास विवरण है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे पास नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि हमारे पास सब जानकारी है, किसने खरीदा, किस पॉलिटिकल पार्टी के पास गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हमारा फैसला 15 फरवरी को था, आज 11 मार्च है। पिछले 26 दिनों से आपने क्या कदम उठाए।
और जब यह सवाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने उठाए, तब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से हरीश साल्वे थे लंदन से। उन्होंने कहा कि साहब, बहुत सी जानकारियों को मिलाना था, काफी चार्ट पेपर्स पर काम किया जा रहा था, मगर सीधे सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने क्या कहा दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। हरीश साल्वे ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से दलील दी कि हमें और वक्त चाहिए। साल्वे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अप्रैल 2019 से अब तक का ब्यौरा चुनाव आयोग को देना है। हमारी एकमात्र समस्या यह है कि हम पूरी प्रक्रिया को उलटने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी एसओपी ने सुनिश्चित किया कि हमारे कोर बैंकिंग सिस्टम और बॉन्ड नंबर में खरीदार का कोई नाम नहीं था। हमें बताया गया कि इसे गुप्त रखा जाना चाहिए। हम जानकारी एकत्र करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दलील के बाद दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या ये कहा जाए सुप्रीम कोर्ट की इस संवैधानिक पीठ ने कहा कि आप हमें जानकारी दीजिए। अब आप लोगों के जहन में सवाल होगा कि 15 मार्च को क्या होने वाला है। तो सरल शब्दों में आपकी स्क्रीन पर 15 मार्च तक हमें सिर्फ यह पता चलेगा कि किस औद्योगिक समूह या इंसान ने कितने का चुनावी चंदा खरीदा, यानी कितना पैसा दिया, और किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा मिला। हमें यह नहीं पता चलेगा कि किस राजनीतिक दल को किस औद्योगिक समूह से कितना पैसा मिला, यानी कि जो डायरेक्ट लिंक है औद्योगिक समूह और पॉलिटिकल पार्टी के बीच में, यह फिलहाल पता नहीं चलेगा। अब विपक्ष को सफलता जरूर मिली है, मगर यह आंशिक सफलता मानी जाएगी, क्योंकि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर दबाव बनाया जाता और अगर यह जानकारी सामने उभर कर आती कि किस औद्योगिक समूह ने कितना पैसा सरकार को दिया है, और वह बार बार भाजपा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अधिकतर इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा, गुप्त चुनावी चंदा भाजपा की जेब में गया है। भाजपा पिछले 10 सालों से सत्ता में है। यह भी ना भूलें, जब पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो पूरा सिस्टम लाना चाहते थे, तब उसका विरोध रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया था। चुनाव आयोग ने भी उसका विरोध किया था, यह कहते हुए कि अगर यह सिस्टम लागू हो जाएगा तो चुनावी मुकाबले में बराबरी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, क्योंकि सारा का सारा पैसा सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी के पास जाएगा और विपक्ष उसके सामने कमजोर पड़ जाएगा। यह चेतावनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया था, यह चेतावनी चुनाव आयोग ने भी दी थी, मगर मोदी सरकार ने उसे अनसुना करके उसे रौंद दिया और फिर सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाया गया। लोग कह रहे हैं कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला आज से 5-6 साल पहले गया था। अब जाकर यह फैसला सुनाया गया है, चुनावों से महज 2 महीने पहले। आज के इस फैसले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मोदी सरकार अपनी साख बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए इस देश की हर संस्था को रौंद सकती है, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्यों ना हो। वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसमें करोड़ों भारतीयों का विश्वास है, मगर उस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बना दिया गया, उसी की एक इकाई के तौर पर बना दिया गया, जो अपने आप में कितना शर्मनाक है दोस्तों। जाहिर सी बात है दोस्तों, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी मिलनी शुरू हो गई हैं और कांग्रेस का पहला रिएक्शन आ गया है। पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक सधी हुई प्रक्रिया दी है और उन्होंने यह तक कहा है कि यह भाजपा के लिए बड़ी राहत है। वो क्या कह रही हैं दोस्तों, उस पर गौर किया जाए। वो कहती हैं, जिस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बाकी सारा काम डिजिटल है, उसने बस इलेक्टोरल बॉन्ड का महाकाव्य ताम्रपत्र पर लिख रखा है, पर अब उसको सार्वजनिक करने का आदेश आ चुका है। नाम तो बताने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल मतलब 12 मार्च तक एसबीआई को बताना होगा, नंबर 1, किस डोनर ने कितने के बॉन्ड खरीदे, उनके नाम। नंबर 2, राजनीतिक पार्टियों ने कितने के बॉन्ड भुनाए। असल में सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि एसबीआई को बॉन्ड के खरीदार को राजनीतिक दल से जोड़ने की जरूरत नहीं है, बीजेपी के लिए बड़ी राहत है। मगर सोचिए, 70 साल की पाई पाई का हिसाब मांगने वाले की इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब देने में
हवा इतनी टाइट क्यों है? दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि विपक्ष जो है वो लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी यानी भाजपा ये लगातार कह रही थी कि भाई हम काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे, वो लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रोक रहे थे एक सामान्य सी जानकारी देने के लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आपके स्क्रीन पर, उन्होंने करारा प्रहार बोला है मोदी सरकार पर। क्या कहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे? वो कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकाशित करने के लिए एसबीआई द्वारा 4.5 महीने मांगने के बाद साफ हो गया था कि मोदी सरकार अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने की हर संभव कोशिश कर रही है। आज के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश को जल्द इलेक्टोरल बॉन्ड से भाजपा के चंदा देने वालों की लिस्ट पता चलेगी। मोदी सरकार के भ्रष्टाचार, घपलों और लेन देन की कलई खुलने की यह पहली सीढ़ी है। अब भी देश को यह नहीं पता चलेगा कि भाजपा के चुनिंदा पूंजीपति चंदा धारक किस किस ठेके के लिए मोदी सरकार को चंदा देते थे। उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को उचित निर्देश देने चाहिए। गौर कीजिएगा इस बात को कि सुप्रीम कोर्ट को उचित दिशा निर्देश देने चाहिए और कहीं ना कहीं विपक्ष के मन में यह कसक जरूर बनी हुई है। कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि इस फैसले से भाजपा को कोई नुकसान नहीं होने वाला। और नुकसान कब होता मैं आपको बताता। नुकसान तब होता जब यह जानकारी सामने उभर कर आती कि भाई किस औद्योगिक समूह ने भाजपा को कितने पैसे दिए। यह जानकारी फिलहाल सामने नहीं आएगी और यह कई जानकारों के मुताबिक समझ के परे है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, जैसे ही आप कोई चुनावी चंदा, कोई सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं तो उसी के जरिए एक केवाईसी जनरेट होता है, नो योर कस्टमर, एक यूनिक आईडी जनरेट होती है। और इस यूनिक आईडी के जरिए, इस यूनिक नंबर के जरिए आप इसका मिलान कर सकते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के यूनिक नंबर से जिसे पैसा मिला हो। अब बड़ा सवाल यह कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर दबाव क्यों नहीं बनाया। यकीनन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल गई आज सुप्रीम कोर्ट में। मगर यह जानकारी फिलहाल सामने उभर कर नहीं आएगी कि किस औद्योगिक समूह ने कितना पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया और उसका उसे क्या फायदा मिला। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।